अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान और मेरे साथ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे मखसूस नशस्तों के हवाले से। ये वो मखसूस नशस्तें हैं 80 से ज़ायद पार्लियामेंट के अंदर जो पीटीआई को दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मगर सुप्रीम कोर्ट का जो 13 जजों का फ़ैसला था उसमें अक्सरियती जजेस ने पीटीआई को बतौर सियासी जमात तस्लीम करते हुए नशस्तें देने का ऐलान किया था और 8 जजों की अक्सरियत ने 80 से ज़ायद सीटें दी थी, जबकि जो मज़ीद 2 जजेस थे उन्होंने 40 के करीब नशस्तें सिर्फ देने का ऐलान किया था, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ भी थे। तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के आइनी इदारे इलेक्शन कमीशन को एतराज़ हो गया कि ये पीटीआई को कैसे नशस्तें दे दी गई, और उन्होंने एक नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी। और फिर इलेक्शन कमीशन के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर दी और उन्होंने कहा कि ये मखसूस नशस्तें जो हैं ये हमें मिलनी चाहिए थी। और आज आइनी बेंच जिसकी सरबराही जो है वो एक नए जज कर रहे हैं। जो आइनी बेंच के पहले सरबराह थे वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, और अब जो नए सरबराह आए हैं आइनी बेंच के वो हैं हाजी जस्टिस अमीनुद्दीन खान। तो अब ये हाजी जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं, ज़ाहिर बात है हज करने के बाद तो बंदा बहुत बदल जाता है, अब मालूम नहीं वो कितने बदले हैं, मगर आज वो बनफ़्से नफीस आइनी बेंच की कुर्सी सदारत पे मौजूद थे। और आज के जो दलाइल थे एडवोकेट फैसल सदीकी दे रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, मगर ये वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जिसका पीटीआई ने जिसके साथ इल्हाक किया था, इत्तेहाद किया था। ये पीटीआई की एक आखिरी हमाजगाह थी, आखिरी रेफ्यूज थी कहना चाहिए, पनाहगाह थी। हमाजगाह तो क्या थी, पनाहगाह थी। तो बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़िलाफ़ था, मगर आज एडवोकेट फैसल सदीकी उस फैसले की हिमायत में दलाइल दे रहे थे और कह रहे थे कि दुरुस्त फैसला था और ये जो पीटीआई को 80 से ज़्यादा नशस्तें दी गई हैं ये दुरुस्त हैं। तो बहरहाल जी आज एडवोकेट फैसल सदीकी ने अपने दलाइल का जो आगाज़ किया उसके हवाले से हम जानते हैं। साकिब बशीर बताएंगे। इसमें जो हम वीडियो में जो इमरान खान के केसेस हैं, उनकी जो बेलें हैं, ज़मानतें हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उन पे भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ था, उसके हवाले से जो है वो इमरान खान ने इनकार कर दिया था। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट झूठ पकड़ने का टेस्ट है या सच जानने का टेस्ट है? अब ये मारे कोई है टेस्ट तो टेस्ट उन्होंने कराने से इनकार किया था, तो उस पर एक फैसला आया, बड़ा दिलचस्प है वो फैसला भी, कि उसके ऊपर भी आप बात करेंगे, उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, बताएंगे। लेकिन पहले कुछ कानूनी नुक्ते। जी सबसे पहले हम मखसूस नशिस्तों के केस में आते हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में फैसल सदीकी एडवोकेट दलाइल तो दे रहे हैं, इसमें जो एक नुक्ता सबसे पहले मैं सामने रखता हूँ, बल्कि पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपके सामने रखता जाता हूँ। मैं आपसे कुछ सवालात आपके सामने रखता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जिन्होंने 8 जजेस के फैसले पर सिग्नेटरी हैं, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक़लीती फ़ैसला दिया था, लेकिन वो जो अक्सरीती फ़ैसले का तकरीबन जो प्रिंसिपल है उन्होंने वही अडॉप्ट किया है। मतलब पीटीआई को उन्होंने एज ए पार्टी माना है और 39 नशिस्तें दे दी हैं। लेकिन ये दोनों जजेस जो है हैरान कौन तौर पर जो है एक प्रिंसिपल उन्होंने लिया, 187 मुकम्मल इंसाफ का जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल किया बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज के, और अब जो है वो कहते हैं जी हमारे पीछे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी तो वो पीटीआई नहीं थी, तो वो ये कैसे आ गए, तो आप कौन हैं, तो आपको तो कर देते हैं। और जैसे जमाल खान मंदोखेल भी मतलब वो सवालात और ऑब्जर्वेशन ऐसी आ रही हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए बड़ी हैरानकुन बात है कि आमतौर पे तो स्कोप जो होता है नज़रसानी का बड़ा महदूद होता है, इसमें तो वकीलों को भी रोका जाता है उन मामलात पे बहस करने से जिन सवालात और मामलात पे सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला तफसीली वजूहात बयान कर चुकी होती है। मगर यहाँ पे जजेस की तरफ से वो सवालात उठाए जा रहे हैं, उन्हीं जजेस की तरफ से जो जजेस अपने फ़ैसले में पहले इन्हीं सवालात का जवाब दे चुके हैं। यानी खुद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने जो है इस सवाल का जवाब दे दिया था कि पीटीआई को सीटें क्यों दी गई, लेकिन अब वही सवाल उठा रहे हैं। और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कि जब उन्होंने कहा कि भाई पीटीआई को अगर इलेक्शन कमीशन से कोई शिकायत थी तो हमारे पास आप क्यों नहीं आए, हो सकता है हम और बहुत कुछ दे देते, जहां आपको 40 सीटें दी हैं वो आपको और भी बहुत कुछ मिल जाता। तो ये वो सवालात हैं जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट अपने 12 जुलाई के फैसले में और बाद में 2 बार जो सब्सिक्वेंट एक्सप्लेनेशन आई है उनमें दे चुकी है। इसके बावजूद भी अब जजेस की तरफ से सवाल उठाए जाना लग तो यही रहा है कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को कुछ पछतावा है
अपने फैसले का कि जिसमें दोनों ने पीटीआई को बतौर सियासी जमात तस्लीम किया और दोनों ने अपनी पिछली प्रोसीडिंग में तस्लीम किया था कि बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की थी और गलत तौर पे किया था। अब जब ये अक्सरियती फैसले में चीज़ रिकॉर्ड पे आ गई है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की थी, मेरे ख्याल में फिर यह सवाल तो नहीं बनता जस्टिस मोहम्मद अली मजहर या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से कि अगर पीटीआई को कोई इलेक्शन कमीशन से गिला था तो फिर हमारे पास क्यों नहीं आया। और जस्टिस एडवोकेट सलमान अकरम राजा आए, उन्होंने दरख्वास्त दी हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट लाहौर और फिर उसके बाद अपील में दी, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर सुप्रीम कोर्ट में एतराज लग गया, फिर एतराज लग गया था, फिर वो दोबारा नहीं आया क्योंकि इलेक्शन भी तो लड़ना था ना। अब ये जजेस यहाँ बैठ के ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जैसे उस वक्त और कोई काम नहीं था पीटीआई के। साहब हमारे देखने वाले जो है आज जब उनको बता दें कि आज जब बात हुई 13 जनवरी फैसले के हवाले से, तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा अच्छा 13 जनवरी फैसले का जैसे ही जिक्र आता है हाँ। सुप्रीम कोर्ट में करंट लग जाती है, जो है वो बेंच को या आगे पीछे करंट लग जाता है, जैसे जो है ना कि वो पता नहीं क्या हो गया, किस तार को छेड़ दिया है। हालांकि ये करंट तो जस्टिस काजी फाइसा उनको जो है वो लगना चाहिए, लगता है जब तार नंगी होगी तो करंट तो मारेगी करंट मारेगी। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये आप 13 जनवरी की बात कर रहे हैं, वहाँ तो निशान दिया गया था, ये तो बात शुरू होती है 22 दिसंबर से। अच्छा 22 दिसंबर को ये कन्फ्यूजन बनना शुरू हुई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कलअदम करार दे दिया। और उसका मतलब ये सिंबल नहीं है, उसका मतलब इलेक्शन कमीशन ने जो आज तक बनाया हुआ है कि पीटीआई नहीं है, पार्टी नहीं है, मतलब कन्फ्यूजन शुरू हुई। और आपको पता है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्तें यहाँ पर पेंडिंग थी काजी फाजिसा उनके पास, और उसका मतलब ये था कि प्री पोल उनकी जो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो इस दौरान ये फटा आ गया। अच्छा 22 दिसंबर से ये फटा शुरू होता है। 9 जनवरी था मेरे ख्याल है जब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, और पेशावर हाई कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम किया और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। और 13 जनवरी को काजी साहब ने, अच्छा 13 जनवरी को ये फैसला हो रहा है, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये सारे जो है वो अपने इलेक्शन छोड़ दें जिस इलेक्शन में 20 दिन रह गए हैं, जिसमें प्री जो है वो उनको इलेक्शन से पहले वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनको रोका जा रहा है, उनको नॉमिनेशन पेपर नहीं जमा कर रहे। ये कह रहे हैं 13 जनवरी के बाद ये क्यों नहीं आए सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं हमें बताया, क्यों नहीं चैलेंज किया, मतलब जो सारे बंदे थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे। अच्छा ये 13 जनवरी को ये हमारे जजेस जो हैं ये किसी मरीख के सयारे पे बैठे हुए थे, इनको नहीं पता था कि पाकिस्तान पे क्या हो रहा है। और 13 जनवरी को इनकी वजह से रात 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन खुला रहा और उन्होंने कागजात नामजदगी आगे तोसी करते रहे, सिंबल जमा होना था, उसके लिए वो तोसी होती रही और रात 12 बजे जाके मामला तय हुआ। और ये कह रहे हैं कि अच्छा हमारे पास क्यों नहीं आए, यानी कि डेडलाइन रात 12 बजे थी और फिर बैलेट पेपर छपने के लिए चले गए, उसके बाद बैलेट पेपर छप गए, फिर इनके पास आके फिर रजिस्ट्रार एतराज लगाता और फिर ये कहते कि नहीं अब इस पे अपील करें चैम्बर में, फिर ये जैसे सलमान अकरम राजा के साथ इन्होंने किया वही काम करते। अब कहते हैं हमारे पास क्यों नहीं आए। ये है दिल का चोर, मैं समझता हूँ ये दिल का चोर है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके बल्ले के निशान वाले फैसले की वजह से और जो आखिरी मूवमेंट पे किया गया और इलेक्शन कमीशन को खुलवाया गया रात देर गया था ताकि इंतखाबी निशान जमा हो सके। और फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में इसी सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसले में लिखा कि बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की वजह से सारी कन्फ्यूजन पैदा हुई और इसी वजह से जो एक टाइमलाइन थी उसको एक्सटेंड भी किया गया। और ये टाइमलाइन एक्सटेंड करने के ऊपर भी और अगला सवाल मेरा यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच है इसको ये भी पता है कि हमारे फैसले पर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया, इसको ये भी पता है कि उसका जो किरदार था उस पर अक्सरियती जजेस ने अक्सरियती फैसले में क्या लिखा है, इवन जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने क्या लिखा है, इनको ये सारा कुछ पता है। लेकिन आपको कोई एक सिंगल क्वेश्चन नज़र आए कि इलेक्शन कमीशन के किरदार पर? मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी दलाइल क्यों जमा कराए हैं, क्यों उनको नहीं खड़ा कर रहे सामने? क्या आपकी नज़रसानी है? आप सामने आए, सवालात के जवाब दें। देखें साकिब, ये मैं आपको बताऊं कि हमारे इस आईनी बेंच ने, इन मुअज़्ज़ज़ जजेस ने इलेक्शन कमीशन को फरार होने में मदद दी है। फरार होने में क्या, एक आईनी इदारा है जो एक सियासी जमात को सीटें मिलने के खिलाफ रिव्यू दायर कर रहा है, वो आईनी इदारा फैसले पर अमल नहीं कर रहा, फैसले में अमल भी नहीं कर रहा, और वो आईनी इदारा तहरीरी दलाइल जमा करा के ऐसे फेंक के भाग गया। और वो इसलिए भाग गया कि जी हमने बात तहरीरी दलाइल दे दी है कि उसे पता है कि अगर इलेक्शन कमीशन रोस्टम पे खड़ा होता है तो फिर उससे सवाल होंगे
और वो वाले सवाल होंगे जो सवाल जिसका जवाब अब खुद आईनी बेंच के जजेस दे रहे हैं एडवोकेट फैसल सदीकी को। भाई आप इलेक्शन कमीशन के वकील को जवाब देने देना, आप क्यों एडवोकेट फैसल सदीकी के दलाइल को। मिसाल के तौर पे जब एडवोकेट फैसल सदीकी कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के उम्मीदवारों को ये वाजे कर दिया था कि पीटीआई ऑप्शन नहीं है, आप पीटीआई के लिए बिहाफ पे कागजात नामजदगी या उसकी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा नहीं करा सकते। तो क्या आपने ये बात की थी और इलेक्शन कमीशन ने क्या ये फैसला किया था कि पीटीआई ऑप्शन नहीं है? तो ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछने थे ना। लेकिन इन आईनी बेंच के जजेस ने इलेक्शन कमीशन के वकील के तहरीरी दलाइल को ले लिया और उसे कहा ठीक है आप चले जाए, आप भाग जाए। बल्कि आप ये देखें कि ये एयानतकारी नहीं है तो और क्या है। इलेक्शन कमीशन के वकील जो भागे हैं, उल्टे पांव में समझता हूँ भागे हैं, वो एक आईनी इदारा है और उसको इतनी शर्म नहीं है कि वो उसका वकील खड़ा हो रोस्टरों पे और इन सारे सवालों के जवाब दे जिन सवालों के जवाब अब इन जजों को देने पड़ रहे हैं। ठीक है ना। मुझे तो वो लियाकत चट्ठा जो कमिश्नर है रावलपिंडी के, उनकी बात याद आ रही है कि ये जो काजी फाइसा थे और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, इन दोनों ने मिल के धांधली करवाई है और उन्होंने कहा मैंने ठप्पे लगवाए हैं और उन्होंने नाम लिया था। मुझे तो वो याद आ रहा है। तो अभी भी इलेक्शन कमीशन को तहरीरी दलाइल उनसे लेके इलेक्शन कमीशन को भगा दिया उन्होंने इन्हीं मौजूद जजेस में। और अब वो जो सवाल फैसल सदीकी इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के हवाले से उठा रहे, उनके जवाब कौन दे रहा है? सिकंदर सुल्तान राजा नहीं दे रहा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर दे रहे हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल दे रहे हैं, जस्टिस मुसर्रत लाली देती रही है पिछले हियरिंग्स के अंदर। क्यों इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं देता इन सवालों के जवाब? उनसे आपने कागज लेके उनको भगा दिया आपने। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक किस्म का बड़ा अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि इलेक्शन कमीशन के आईनी इदारे को जो है आपने एक मौका दिया, राय फरार दी। अच्छा, इसमें एक और जो सवाल है वो ये है कि जो फैसल सदीकी हैं उन्होंने आज पैलेस्टाइन की एक मिसाल दी। क्यों उनको ये मिसाल देना पड़ी? वैसे मतलब अब मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने चल रहा है और आईनी बेंच के सरबराह अभी अभी हज करके आए हैं और वहाँ पे दलाइल चल रहे हैं और जस्टिस जो फैसल सदीकी हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील, उनको पैलेस्टाइन की मिसाल क्यों देना पड़ी? वो क्या मिसाल थी, उसका क्या मकसद क्या था? लेकिन साकिब मेरे ख्याल में हमारे मुल्क और माशरे में जिन्होंने मैं समझता हूँ वो तो बज़ाहिर कामयाब नज़र नहीं आए, मगर जिन्होंने जज किया वो तो कामयाब है। तो ये मुझे लगता है कि जज करने से जितना फ़ायदा हुआ है ना लोगों को, उतना शायद नहीं होता है। माजरत के साथ बहुत सारे लोगों को होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे आईनी बेंच के जिन लोगों ने हज किया है, वो तो अल्लाह ताला और उनके बीच की ये बात है, हम लोग क्या बात कर सकते हैं। मगर हकीकत है हम तो सामने के काम देखते हैं ना, हम तो वो देखते हैं जो हकूक़ुल इबाद है। हम हकूक़ अल्लाह के बारे में हम तो कोई राय नहीं दे सकते। लेकिन जो बंदा हकूक़ुल इबाद को नहीं समझता, जो बंदा बुनियादी इंसानी हकूक़ को नहीं समझता बतौर जज, तो वो हकूक़ अल्लाह जो है कितने भी अगर अदा कर ले तो अल्लाह ताला ने तो खुद कहा है कि मैं हकूक़ अल्लाह तो माफ़ कर दूंगा, हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करूंगा। तो ये वो हकूक़ुल इबाद हैं कि जो ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो जज हज करके आने से क्या होगा? हम तो यही गिला ही कर सकते ना ये, और हर गरीब आदमी का यही गिला होता है। वो क्या मुहावरा है, मैं मुहावरा नहीं बोलना चाहता, मगर पैलेस्टाइन के हवाले से जो उन्होंने बात की बिल्कुल दुरुस्त की एडवोकेट फैसल सदीकी ने। जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जैसे जजेस जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आपने इसके ऊपर कोई शिकायत की, आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई वजाहत मांगी, आपने कोई इंतखाबी सिंबल और सियासी जमात की हैसियत ख़त्म करने के ऊपर कोई अपील दायर की। मतलब वो कहते हैं ना कि जालिम मारे और रोने ना दे। तो एडवोकेट फैसल सदीकी ने भी ये कहा कि आप लोगों की वजह से तो हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा था, आपके बल्ले के निशान की वजह से सब कुछ हो रहा था। तो अब आप ही हमसे गिला कर रहे हैं कि आपने चीख क्यों नहीं मारी, आपने गिला क्यों नहीं किया, आपने शिकायत कहाँ से करते भाई? रात को 12 बजे जाके तो इंतखाबी निशान के उनको मिला और उसके बाद वो बैलेट पेपर छपने के लिए चले गए। तो किस मुँह से किस फोरम पर जाके कहते कि आप बैलेट पेपर की छपाई रोक दें? फिर आप लोग कहते हैं कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन से भाग रही है, पीटीआई इलेक्शन नहीं चाहती, यही उस वक्त प्रोपेगेंडा हुआ। तो बज़ाहिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस, उस वक्त के जजेस और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मैं समझता हूँ इनका एक नेक्सस था जिसको आज वो मजीद वो नेक्सस एक्सपोज हो रहा है। तो इसलिए एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, जो कुछ इसराइल कर रहा है, आप वही कर रहे हो। बल्कि एडवोकेट फैसल सदीकी ने एक और मिसाल भी दी, जो लोग किसी को अंधा करते हैं और फिर उसी अंधे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार तुम्हें नज़र नहीं आता, देख के नहीं चलते।
तो इसमें जो एक और जो अहम पॉइंट जो है वो सामने आ रहा है वो इलेक्शन कमीशन के रोल के हवाले से जो बात हो रही है। एक तो क्योंकि नज़रसानी दायर हुई थी, इसमें जो एक दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानिब से मखदूम जो है वो वकील थे, उन्होंने अपने दलाइल जो है मुकम्मल किए। तो साथ ही पीटीआई जो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, इलेक्शन कमीशन है, इन्होंने सारे उन्होंने कहा जी हम अडॉप्ट करते हैं। उन्होंने भी 1.5 घंटा जो है वो लगाया। और इलेक्शन कमीशन का जो रोल है इस सारे मामले में वो कहीं अंडर डिस्कशन नहीं है। जस्टिस आशिम काकड़ जो है, उन्होंने आपको याद होगा पिछली समात पे उन्होंने कहा था क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो हम इसका दिफा करेंगे, आप बताएं एरर कहाँ पे है, हमें कन्विंस करें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसमें एरर है। इसमें एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने तो ये फैसला जो है वो उसको सुना ही नहीं है ना, ये केस नहीं सुना 6 जजेस ने, और 5 ने सुना है 11 में से। तो 6 जजेस में से सलाहुद्दीन पंवर हम देख रहे हैं वो कभी सवाल करते हैं, बाकी जो जजेस जो है वो ये शायद बिलाल एक आध दफ़ा मेरे ख्याल में बोले हैं। तो वो बोले थे, अली बाकर नजफी साहब जो है वो एक दफ़ा बोले थे, तो उन्होंने भी 22 का दिया था। तो बाकी जैसे आमिर फारूक, जैसे आशिम काकड़, वो तो सवाल भी नहीं कर रहे। मतलब पहले तो उन्होंने केस पहले जो है वो सुना नहीं है, फैसला नहीं दिया, बड़ी हेयरिंग्स हुई थी, बड़ा खोला गया था इस केस को, और अब भी उनकी जानिब से कोई सवाल भी नहीं आ रहा। तो उनको पूरा केस समझ है और ये कैसे फैसला होगा? देखिए, यही मुझे बड़ी हैरत होती है कि सबसे पहला एतराज़ ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने इस बेंच पे यही किया था कि जनाब इस बेंच में ऑथर जज क्यों नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह की तरह क्यों नहीं उनको शामिल किया गया। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की तरह, जस्टिस मुनीब अख्तर की तरह, जस्टिस अतर मनाला की तरह, बाकी दीगर जजेस की तरह जो नज़रसानी बेंच में सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक होने चाहिए। और 26वीं आईनी तरमीम आने के बावजूद भी, आईनी बेंच बनने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के कवायद नज़रसानी के हवाले से तो वही है ना, और उन कवायद के मुताबिक तो ऑथर जज और दीगर वही जज होने चाहिए थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल फैसला दिया, तो वो क्यों नहीं है। तो अब ये जो नए जजेस को लाया गया है, इन नए जजेस को मैं समझता हूँ ये इन नए जजेस के साथ भी बड़ी ज़्यादती है, और मज़ीद ज़्यादती ये होगी जब ये नए जजेस जो हैं आमन्ना सदकना उसी तरह अंगूठा लगाएंगे और वो दस्तखती जज बन के जिस तरफ हवा का रुख होगा उस तरफ चले जाएंगे। मुझे लगता है इनमें से कुछ जजेस फिर भी स्टैंड लेंगे, नए जजेस में से भी। अच्छा। मैं आपको बताऊं 2 जजेस मुझे भी लग रहा है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, वो स्टैंड लेंगे और वो कहेंगे कि सबसे बड़ा मुजरम जो है वो इलेक्शन कमीशन है। और मैं साकिब आपको एक और बात बताऊं, ये नज़रसानी की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की है जो मेन दरख्वास्त है। इन जजों को तो चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन के वकील को बुलाते कि भाई आप आईनी इदारा है, एक तो आपने नज़रसानी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट जैसे आईनी इदारे के फैसले के खिलाफ, और आप कागज़ दे के तहरीरी दलाइल दे के आप भाग रहे हैं, भाग नहीं सकते, आप इधर आए। ये जितने सवाल एडवोकेट फैसल सिद्दीकी से हो रहे हैं, क्या ये इलेक्शन कमीशन के वकील से नहीं होने चाहिए थे? ये क्यों एडवोकेट फैसल सिद्दीकी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो केस जीता हुआ है, जिसके हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके रोस्टर पे खड़े होके क्यों उनको जो है वो इतना ज़्यादा वो सवालात की बौछार कर रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल नहीं हो सकता था कि भाई मुझे ये बताएं कि अगर हमने फैसला दे भी दिया था, क्या जस्टिस मुसर्रत अली को सिकंदर सुल्तान राजा को बुला के इस रोस्टर पे नहीं पूछना चाहिए कि भाई अगर हमने एक फैसला दे भी दिया था कि पीटीआई के अंदर पार्लिमानी इलेक्शन नहीं हुए, चले हमने सिंबल का नहीं भी दिया, तो आपने चले अगर सिंबल ले भी लिया था तो आपने इन उम्मीदवारों को कैसे कहा कि पीटीआई ऑप्शन नहीं है, आप नहीं ज्वाइन कर सकते? ये क्या जस्टिस मुसर्रत अली को नहीं बुलाना चाहिए, सिकंदर सुल्तान राजा को, और पूछना चाहिए? क्या जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो अब बड़े छत से जाके लग रहे हैं, ये एडवोकेट फैसल सिद्दीकी पे सवालात की बौछार कर रहे हैं, क्यों नहीं वो आईनी इदारे के वकील को बुला के पूछते? मैं तो समझता हूं कि इस नज़रसानी के अंदर इलेक्शन कमीशन के वकील को रोस्टर पे खड़ा करके 10 मिनट के अंदर 10 सवाल करके इस नज़रसानी का फैसला होना चाहिए था। दूसरे फ्रीकेन को तो सुनने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। नज़रसानी होती क्या है? ये कौन सी नज़रसानी है कि जिसमें 7 जजेस आपने नए डाल दिए 13 जजेस के बेंच में, और फैसला तब्दील भी हो और फैसला जो है अब और जिन जजेस ने फैसला किया वो भी अब उसमें वो क्या कहना चाहिए कि डबल माइंडेड हो रहे हैं, क्योंकि हालात बदल गए, तरमीम आ गई है, मौक़े बदल गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, हाजी जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो जब सवाल करते हैं जो प्रोसीडिंग्स को तय करने के हवाले से, उनके जो सवालात हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, जो इशारे कनाए भी नज़र आते हैं, वो नज़र यही बता रहे होते हैं कि वो फैसला जो है वो तब्दील होना है, जो जजेस का फैसला जो है तब्दील होना है। बड़ा डिसमिसिव एटीट्यूड है जस्टिस अमीनुद्दीन खान का, वो हमें समझ आती है। उनसे अच्छा एटीट्यूड तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान का है,
वो कम से कम सोच समझ के एक सवाल तो करते हैं ना उनसे। हालांकि उन्होंने कहा था कि ये इस फैसले पे अमल नहीं होना चाहिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सामने के, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान का एटीट्यूड देखें, उनका एटीट्यूड पता है क्या, नहीं 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 ठीक है, जैसे वो कहना चाह रहे हैं नहीं बस खत्म हो गया, वो गलत फैसला था, वो मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने उनके चेहरे पे लिखा है वो फैसला क्या है। अब तो माशाल्लाह उनका चेहरा भी बहुत कुशादा हो गया, तो उसमें सारा लिखा है तफसीली फैसला। 4-5 दफा तो फैसल सिद्दीकी को ये कहना पड़ा कि ठीक है आपकी राय है, लेकिन ये आपकी जो है वो अकलीती राय है, अकलीती फैसला ये नहीं है आपकी, मतलब बार बार याद कराना पड़ता है कि भाई आपकी ये अक्सरीती राय नहीं है, अकलीती राय है, और वो भी 2 जज हैं, 2 जज हैं। वो ये कहना चाह बार बार याद कराने पड़ते हैं। आपकी फॉर्म 47 वाली राय है, फॉर्म 45 वाली राय नहीं है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे फिर अल्टीमेट अथॉरिटी तो 47 की होगी जिस किस्म की भी राय आएगी। और ख़ास तौर पे शर्मनाक मुकाम होगा उन सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कि जो अपने दिए गए फैसले को तब्दील करेंगे और ये कहेंगे कि उनका ये फैसला गलत था। नहीं, उनमें से है ही 2, बाकी अब क्या तब्दील करेंगे। अब ये भी है ना मामला, जस्टिस जो है वो अमीनुद्दीन खान, जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, 2 ही जज हैं जो अक्सरीती फैसले के जज जो है वो इस बेंच में जो मौजूद हैं, वही तब्दील करेंगे या बरकरार रखेंगे, वो पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब के केसेस हैं, उनकी कोई तफसील जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब के 8 केसेस लगे हुए थे लाहौर हाई कोर्ट में, उन पर आज दलाइल हुए हैं। शुरू में तो आज जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि क्योंकि उन्होंने पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करवाया तो इसलिए जी ये अब तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, तो अब जो है इनको ज़मानत भी नहीं मिलनी चाहिए, इनकी ज़मानत जो है वो नहीं सुनी जानी चाहिए, ये बात उन्होंने की। हालांकि हैरान कौन है, ये पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है ये प्रोसिक्यूशन की डिमांड है, प्रोसिक्यूशन की ज़रूरत है, अगरचे जो उसकी वैल्यू नहीं है जो ट्रायल के दौरान। तो इसमें आज जो समाअत हुई, इसमें जो सलमान सफदर बहरहाल कोर्ट ने कहा कि आप जो है वो इस पर दलाइल दें। जो जिना हाउस हमला केस है, कोर कमांडर जो है वो हमला केस, उसकी जो FIR है वो उन्होंने पढ़ी, फिर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कुछ दलाइल दिए। उसमें उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस 1500 अफराद पर मुश्तमिल है, इमरान खान मौके पर मौजूद नहीं थे, इमरान खान की हद तक कॉन्स्पिरेसी का केस है। तो इसमें उन्होंने कहा कि FIR में यहीं कहीं मौजूद नहीं कि किसने ये बात जो बयान की कि इमरान खान लीडरशिप ने तोड़ फोड़ की हिदायत की है। 9 मई के वाक़े पर इमरान खान अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। इसका असल ज़िम्मेदार नैब है। नैब ने ऐसा काम किया जो कभी नहीं हुआ। नैब ने अदालत में दाखिल होकर इमरान खान को गिरफ़्तार किया। इमरान खान 5 अगस्त 2023 से गिरफ़्तार हैं। उनके खिलाफ सरकारी मशीनरी जो है वो बुरी तरह इस्तेमाल हुई। तमाम 8 केसेस में पुलिस मुद्दई है। हम जब भी पूछते हैं कि बगावत की तफसील क्या है तो सब खामोश हैं। केस FIR में जब वो किसी FIR में किसी बगावत की कोई तफसील नहीं है। जब वो इमरान खान गिरफ़्तार हुए तो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा किया। ऐसा भी कोई सबूत नहीं है 9 मई से 11 मई के दरमियान इमरान खान के खिलाफ बगावत की कोई सबूत हो। इमरान खान 9 मई से 11 मई तक किसी में राब्ते में नहीं थे। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया। मुझे मालूम नहीं, इमरान खान ने कहा कि मुझे मालूम नहीं मेरे पीछे क्या हुआ, और उन्होंने कहा कि मैं खुद को इससे ताल्लुक़ करता हूँ, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। और इस पर अदालत ने पूछा क्या इस केस में 9 मई से पहले की चीज़ें ज़ेरे बहस आएंगी या बाद की। तो इस पर यह भी कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस साजिश 9 मई से पहले तैयार की गई। तो इस पर सलमान सफदर ने कहा कि 14 माह तक प्रोसिक्यूशन ने फोटोग्रामेट्री टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट की कोई दरख्वास्त नहीं दी। इद्दत केस में रिहाई होते हुए इमरान खान को 9 मई के केस में जो है गिरफ़्तार कर लिया गया। इसमें जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उन्होंने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। कल अब प्रोसिक्यूशन जो है इसमें दलाइल देगी। 8 ज़मानतों की हद तक ये दलाइल हैं। दूसरा केस पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाने के हवाले से जो केस था प्रोसिक्यूशन का, उसका फैसला आ गया है। फैसले में ये कहा गया है कि अदालत ने इमरान खान को बेगुनाह साबित करने के लिए बड़ा मुनसिफाना मौका दिया। हालांकि गिल्टी या इनोसेंट डिक्लेयर होना पॉलीग्राफिक टेस्ट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो अदालत ने 12 लिख दिया है। अदालत कह रही है कि मगर मुलज़म की ज़िद और इनकार की वजह से कोई जो रिज़ल्ट हासिल नहीं हुआ, और आम मुलज़म के पास टेस्ट करवाने से इनकार करने का कोई चांस नहीं होता। और यह भी कहा गया कि मौजूदा मुलज़म ना सिर्फ टेस्ट करवाने से इनकारी है बल्कि तफ्तीशी टीम से भी नहीं मिला। अदालत ये कानूनी नुक्ता समझने से कासिर है कि तफ्तीश किस तरह मुकम्मल की जाएगी। अदालत समझती है कि मुलज़म टेस्टों से इनकार करके ट्रायल का सामना करने से गुरेज़ा कर रहा है, और मुलज़म के वकील के साथ मुत्तफिक हूँ कि अदालत ज़बरदस्ती टेस्ट करवाने के लिए अदालत के पास कोई मशीन नहीं है। अदालत अब टेस्ट करवाने के लिए तीसरा मौका नहीं देगी। तीसरा मौका में अदालत कोई मुस्बत उम्मीद नहीं है। तो इस पर अदालत ने ये दरख्वास्त जो है वो अब फाइनली निपटा दी है। वैसे साकिब मैं इतना कहूँगा कि अगर करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए का बजट जो हम पुलिस के ऊपर खर्च करते हैं तफ्तीश के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए, मुलज़मान को सज़ाएं दिलवाने के लिए, अगर बात जो है वो पॉलीग्राफी टेस्ट के ऊपर आ गई है तो फिर इन जितने पुलिस के बड़े अफसरान हैं इन सारों को तो बरतरफ करके घर भेज देना चाहिए। मतलब आप पुलिस जो है आपकी इतनी नालायक और नाअहल है
कि वो वैसे शवाहिद इकट्ठी करने में नाकाम है, उनको कोई गवाह नहीं मिल रहा। अब बात आ गई है कि जनाब आपके हार्ट बीट चेक करेंगे, टूटियाँ लगा के पॉलीग्राफिक से साबित करेंगे कि इमरान खान मुजरम है या नहीं। यार इतना शर्म की बात है कि पुलिस जो है वो और उसके पास कोई सबूत नहीं है और बात अब पॉलीग्राफिक टेस्ट के ऊपर आ गई है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं है। अब मैं समझता हूँ जो जज इस पॉलीग्राफिक टेस्ट को अहमियत देते हैं वो जज भी बस ऐसे ही हैं कि बजाय इसके कि वो सबूत मांगे, वो गवाह मांगे, वो फॉरेंसिक एविडेंस मांगे, वो लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स मांगे, वो बैठ के कह रहे हैं जी पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं हुआ तो अब ये साबित करना मुश्किल है। ये क्या जज है यार जो पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से वक्त ज़ाया कर रहे हैं कि भाई अगर पुलिस ने कोशिश की नहीं किया आगे चलें। अब इसमें इतने लंबे चौड़े फैसले दे रहे हैं आपके भाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इतने शवाहिद हैं, इतने मुझे बताएं ना आज तक नवाज शरीफ का कभी पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ? किसी का मुझे बताएं ये वो लोग हैं कि जो एक सहाफ़ी के सामने बैठ के 2 सवालों के जवाब देते हुए इनके हार्ट अटैक हो जाता है, तो ये जो है इमरान खान के जेल में बैठे हुए पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा रहे हैं केस को साबित करने के लिए। मुझे तो इतना अफसोस होता है कि हमारा पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर चुका है इन्वेस्टिगेशन का, प्रोसिक्यूशन का। कोई जो वो कानूनी हैसियत नहीं है कोई और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उस पर 1.5 महीना ज़ाया कर दिया। 1.5 महीने में आप ट्रायल आगे बढ़ाते, अगर सजा बनती है तो सजा दिलवा लें। बिल्कुल यही बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साकिब आपका भी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।